हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हिस्टोरिक मैनिफेस्ट एपिसोड 3। तो लास्ट एपिसोड में मैंने द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में डिस्कस किया था और इस एपिसोड में हम द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को एंड तक देखना एक स्पेशल सरप्राइज़ के लिए। और इस वीडियो में मैंने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। अगर आपने उन्हें ऑब्जर्व किया है तो नीचे उन्हें अभी कमेंट्स में लिख दे। लेट्स बिगिन विद इंट्रो। ब्रिटिश रूल इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इवेंटफुल टाइम था। इस समय तक काफ़ी सारे चेंजेस इंडियन सोसाइटी में किए जा चुके थे और इन चेंजेस को करने के लिए काफ़ी सारे एजुकेटेड लोगों ने प्रयास किया। जितने भी पाठशालाज मदरसाज थे वो सब इंडिया में एजुकेशन ला रहे थे, पर उनका एजुकेशन सिर्फ रिलीजियस बुक्स को वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ना था। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब रीजनल लैंग्वेजेस। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर आप उस समय में होते तो आपको रीजनल लैंग्वेजेस में रिलीजियस बुक्स पढ़ना होता, अरिथमेटिक टेबल याद करना होता और इस तरह आप अपना एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करते। और अगर आप उस समय हायर एजुकेशन लेते तो आपको संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, लॉ, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था। अब तक क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ चुके हैं और उन्होंने इंग्लिश स्कूल्स खोलकर क्रिश्चियन लैंग्वेज को प्रमोट करना चालू कर दिया है। मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मुझे क्यूरोसिटी हुई कि आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ। हिस्ट्री में तो ये लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि इस कंपनी को वापस शुरू किया गया है और इस कंपनी का ओनर अब एक इंडियन है। जी हाँ, संजीव मेहता, वन ऑफ इंडियाज एंटरप्रेन्योर, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर है। और ईस्ट इंडिया कंपनी टी और कॉफ़ी का एक लग्जरी ब्रांड है। ईस्ट इंडिया कंपनी संजीव मेहता को कैसे मिला, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2003 में संजीव मेहता ने बताया कि उनका 21% शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी पे है और 2005 में संजीव मेहता ने आनंद महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करके ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नाम करवा ली। और अगर आप आनंद महिंद्रा को नहीं जानते तो आनंद महिंद्रा चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के। और अगर आपको आनंद महिंद्रा का और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ आप नया और पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी का पिक्चर देख सकते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसे द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1813 भी कहा जाता है, इसे पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर इशू किया और इंडिया में कंपनी रूल कंटिन्यू करवाया। इसे ऑफिशियली पब्लिश 1813 को किया गया था और इसका रॉयल एसेंट 21 जुलाई 1813 को था, पर इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915 में रिपेल कर दिया गया। यहाँ रिपेल का मतलब किसी एक्ट या लॉ को ऑफिशियली रद्द या बैन करने को कहा गया है। और कंपनी ने चार्टर एक्ट के तहत इंडियन एजुकेशन के लिए सिर्फ 1 लाख रुपीज़ सैंक्शन किया था। हिंदू और एल्फिस्टोन कॉलेजेस बॉम्बे और कलकत्ता में लग चुके। इन कॉलेजेस से वो वेस्टर्न ड्रेस, ईटिंग हैबिट्स, एटिकेट्स वाले इंडियन एलीट क्लास बनाना चाहते थे। अब ब्रिटिशर्स हमारे सोसाइटी के एलीट क्लास से साइकोलॉजिकल स्लेवरी कराते थे। साइकोलॉजिकल स्लेवरी मतलब उन्हें लगने लगता कि वो स्लेव बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। और ब्रिटिश ने एजुकेशन में बहुत सारे स्टेप्स लेने की कोशिश की, पर इससे ओरिएंटल्स और एंग्लिस्ट के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई। ओरिएंटल्स ने संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को सपोर्ट किया और एंग्लिस्ट ने इंग्लिश को सपोर्ट किया। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, ये चार्ल्स वुड के द्वारा लाया गया था। ये वन ऑफ द मेजर चेंज था ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी में। इसमें एक डिटेल प्लान था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सेपरेट करने के लिए। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ प्रेसिडेंसी टाउन्स जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में सेटअप किए जा चुके थे। इसका असिस्टेंस लोकल स्कूल्स को भी दिया जा चुका था और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी लग चुके थे।
हंटर एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था ताकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में वुड्स डिस्पैच का इंटरफेरेंस चेक करे, बेसिकली उस पर नज़र रखे। और ये है हंटर एजुकेशन कमीशन के फाउंडर। अब साल चल रहा है 1919, डेट 23 अक्टूबर। लॉर्ड कर्जन इंडिया के वाइस रॉय बन चुके हैं। वाइस रॉय बनते ही इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सिस्टम पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज फैला रहा है। इसे देखकर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 को पास कर दिया गया हायर एजुकेशन को चेक करने के लिए, पर ये इंडियंस को पसंद नहीं आया। इंडियन यूनिवर्सल एजुकेशन ने वर्धा एजुकेशन स्कीम को नकारा, जिसे गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। गांधी जी को लगा कि इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस में इन्फीरियरिटी और मास्टर स्लेव मेंटालिटी को प्रमोट करती है, इसलिए उन्होंने नेशनल एजुकेशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें मोरल सिखाए जाते थे, जैसे ट्रूथ, डिग्निटी, जस्टिस, सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट और भी बहुत कुछ। 1943 में ब्रिटिश ने जॉन सर्जेंट को नेशनल एजुकेशन सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए कहा, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन था। आज भी कई सारे ब्रिटिश एजुकेशनल स्कीम्स को यूज़ किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज ने हमें यूनिटी सिखाई और हमें संकीर्ण सोच से ऊपर उठाया। और हाँ, यहाँ संकीर्ण सोच का मतलब नैरो थिंकिंग है। नेशनलिज्म की आंख पूरे देश में थी। इंग्लिश ने हमें डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी जैसे चीज़ें सिखाएं। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए अवेयरनेस हमें इंग्लिश से ही मिलती थी। इससे पढ़े लिखे औरत जैसे सरोजिनी नायडू ने नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया। जैसे हर कॉइन के 2 साइड होते हैं, वैसे ही हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही ब्रिटिश एजुकेशन के भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे ये इंडियंस और एडुकेटेड इंडियंस में डिस्क्रिमिनेशन करता था। साथ ही ये इंडिजीनियस लिटरेचर या पुराने लिटरेचर को इग्नोर करता था। और सारे ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश रूल को महान बताते थे। ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस ज़्यादा चार्ज करते थे, इसलिए सिर्फ रिच इंडियंस अफोर्ड कर सकते थे। ब्रिटिशर्स को इंडियंस का कस्टम्स और ट्रेडिशंस पसंद नहीं आता था। वो हम इंडियंस को बारबेरियंस, इन्फीरियर समझते थे और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। साथ ही हमारे इंडियन सोसाइटी में काफ़ी सारे ईवल प्रैक्टिसेस थे, तो काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद ने ब्रिटिश को ईवल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कहा और ब्रिटिश ने उन पर लॉज बनाए। ईवल प्रैक्टिसेस जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज एक्ट, फीमेल इन्फेंटिसाइड और भी बहुत कुछ। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया रहेगा। ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे।